हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर टेस्टिंग मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए टॉम यानी थ्योरी ऑफ मशीन, और इसका जो एग्ज़ाम लगा हुआ है 13 तारीख को। देखिए परसों ही इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स को एकदम ध्यान से देखना है। एक क्लास और पूरा का पूरा किताब जो है, आपकी जो बुक है वो एकदम खल्लास हो जाएगी एक ही क्लास में। यानी कि आज के ही सेशन में ये पूरा का पूरा जितने भी आपके चैप्टर हैं इस बुक में, यानी कि ये 8 चैप्टर जो हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एक ही सेशन में आपका कंप्लीट होने वाला है। विथ आपको पूरा का पूरा देखिए एक्सप्लेन के साथ आपको एकदम माइंडसेट हो जाएगा। और जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होगा, उसको आप लोग एकदम इजी वे में रिप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 1000% आपका यहीं से आपका क्वेश्चंस पुट अप होगा, क्योंकि पूरा का पूरा निचोड़ और पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए आपको एकदम एक मलाई समझ लीजिए, ठीक है, एकदम फुल क्रीम के साथ एकदम पूरा का पूरा चैप्टर आपको एकदम खल्लास होने वाला है एक ही क्लास में। इससे पहले लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को करना है कि जाकर देखिए क्या है, आप लोगों को जो इस चैनल के नाम पर जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो बनाया गया है, उसे जाकर आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। जल्दी से जाइए, आपके पास टाइम बहुत है, क्योंकि ये जो सेशन है तभी स्टार्ट होगा। जाकर जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए जब हम आपके साथ कंटिन्यू एकदम चल सकते हैं तो आप क्यों नहीं चल सकते हैं। एकदम देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सारा का सारा मटेरियल एकदम प्रोवाइड किया जाता है। तो एकदम जाकर सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, जाकर देखिए इसी नाम पर देखिए ट्विटर अकाउंट बना दिया गया है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। देखिए कब क्लास ओवर होगा कोई यहाँ पर टाइमिंग एकदम फिक्स नहीं है। 3 घंटे चलेगा, 2.5 घंटे चलेगा, 5 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा चलेगा आपका यहाँ पर, क्योंकि जितने ही समय में आपका पूरा का पूरा किताब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी यहाँ पर सिलेबस है जो आपके पूरे का पूरा बुक्स का, वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर जितने ही समय में कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा सेशन आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है और वहाँ पर देखिए आप सभी को ज्वाइन हो जाना है। इसी नाम को या तो आपको ट्विटर अकाउंट पर सर्च कर लेना है, सर्टेन स्टडी मटेरियल, वहाँ से आप लोग को ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी से, और एकदम देखिए इसीलिए क्या है, आप लोगों को एकदम हमारे साथ चलना है और बने रहना है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट देखिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आपका सेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, और क्योंकि सारा कुछ एकदम बताना है तो आपको एकदम नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, और एकदम जो माइंड है आपको उसको कंसंट्रेट एकदम कर लेना है, ताकि जितना भी यहाँ पर बताएंगे एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम गारंटीड है कि आपको यहाँ से पूरा का पूरा आपका यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, और यहीं से क्वेश्चन आपका BTUP में जो पैटर्न बनेगा यहीं से बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, पहले ट्विटर अकाउंट पर ज्वाइन हो जाइए, या देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए शेयर करिए इस सेशन को, और एकदम लाइक करके रखिए। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए आज के सेशन पर, उसको देखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर चलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ और बता दें, देखिए जो 8 चैप्टर हैं, ठीक है, 8 चैप्टर जो हैं, फर्स्ट चैप्टर देखिए क्या है आपका सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स देखिए एनालिसिस एंड सिंथेसिस है, ठीक है, जैसे इसका अपोजिट होता है एनालिसिस का सिंथेसिस। थर्ड चैप्टर आपका क्या है, देखिए डायनेमिक्स ऑफ मशीन, डायनेमिक्स ऑफ मशीन। फोर्थ चैप्टर जो है आपका पावर ट्रांसमिशन है। फिफ्थ चैप्टर जो है यहाँ पर देखिए फ्लाई व्हील है, क्या है, फ्लाई व्हील है। और सिक्स चैप्टर की अगर हम बात करें तो सिक्स चैप्टर है आपका कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। 7 चैप्टर है आपका बैलेंसिंग, 8 चैप्टर है आपका वाइब्रेशंस। इन सभी चैप्टरों को आज के सेशन में एकदम कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो आपको कुछ भी पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी। तो एकदम लेकिन क्या है, आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम डेडिकेशन के साथ आपको स्टडी करनी है। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर जो टॉपिक, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखें चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो टॉपिक आपका बनता है कि मशीन। तो व्हाट इज़ मशीन, देखिए व्हाट इज़ मशीन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि आखिर मशीन है क्या। तो देखिए मशीन्स क्या है, जिसको हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं और वो को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखिए जिसको हम क्या करते हैं, मशीन हमारी क्या है, जिसको हम एनर्जी देते हैं और उससे कुछ वर्क ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि डिजायर्ड वर्क, यानी कि हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, वही हमारी मशीन होती है। ये क्या करती है, हमको सुविधा प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये हमें क्या करती है, सुविधा प्रोवाइड करती है। बस इतना ही आप लिख लीजिएगा,
ठीक है। तो ये मशीन के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं उनमें कई प्रकार की मोशंस होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, रोटरी मोशंस होता है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। और मशीन जो है इसको एक और आपको याद रखना है कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का समूह होती है। और मैकेनिज्म क्या है, वो हमारा लिंक्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बताया आपको, मशीन देखिए ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको हो सकता है ना याद हो। तो मैंने आपको बता दिया मशीन क्या है। मशीन क्या है, जिसको हम एनर्जी देते हैं और उसके द्वारा हम मशीन के द्वारा क्या कर लेते हैं, वर्क को प्रोड्यूस कर लेते हैं। वर्क को हम क्या करते हैं, कुछ क्रियाकलाप कराते हैं, वो हमारा मशीन होती है। मशीन क्या है, ग्रुप्स ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म का समूह होती है। क्या होती है, मैकेनिज्म का समूह होती है। दैट्स इट, खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देना है आपको कोई भी मशीन का, बस काम खत्म। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए कोई भी मशीन है, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। किसी भी प्रकार की मशीन है, बस दो बातें यहाँ पर याद रखना है। कौन कौन सी, तो इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो उसमें क्या है, उस पर किस प्रकार का बल जो है आरोपित हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसके पार्ट्स के बीच किस प्रकार के बलों का मतलब बल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। फोर्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। जो मशीन है उसके जो पार्ट्स हैं, उस मशीन पर कौन कौन से बल किस प्रकार के लग रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। और सभी मशीनों में लगभग ये आपका होता है। सेकंड है कि जो उस बलों के आरोपण से अंगों के बीच जो उसमें रिलेटिव मोशन है, पहला आपको फोर्स याद रखना है, दूसरा याद रखना है मोशन, किस प्रकार के उसके पार्ट जो है मोशन जनरेट करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, रिलेटिव मोशंस होता है, रोटरी मोशंस होता है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट इसी में है मशीनों का सिद्धांत, यही है हमारा टॉम, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन। तो टॉम क्या होता है, मशीनों का सिद्धांत क्या होता है, तो यह क्या है, मशीनों की सिद्धांत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मशीन और उसके विभिन्न जो पार्ट्स हैं। अब देखिए मशीन है, अब मशीन क्या है, पार्ट्स से मिलकर बनी है, मैकेनिज्म से मिलकर बनी है। तो याद रखेंगे मशीन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीन तथा उसके विभिन्न अंगों के बीच रिलेटिव मोशंस तथा उस पर लगने वाले फोर्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है। ये टू टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक्स एंड डायनेमेटिक्स। इसको देखिए एज हम आपको रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वो वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। काइनेटिक्स क्या होती है इसको देखेंगे। काइनेमेटिक्स जो है तो शुद्ध गति यानी कि काइनेमेटिक्स विज्ञान मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा है जिसमें मशीनों के विभिन्न अंगों के बीच रिलेटिव मोशंस का अध्ययन किया जाता है और उन पर लगने वाले फोर्स का अध्ययन नहीं किया जाता है। याद रखेंगे मैंने क्या कहा कि उस पर क्या है, सिर्फ हम रिलेटिव मोशंस जो है, रिलेटिव मोशंस उसका ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उसकी ही स्टडी करेंगे, हम फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे। हम जो उस पर फोर्स लग रहा है उसकी स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से डायनेमिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स मतलब होता है आपका जब क्या है मोशन में हो, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उस पर क्या है, हम गतियों यानी कि मोशंस में हो, यानी कि हम मोशंस की स्टडी करेंगे, हम फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे। डायनेमिक्स क्या है, यानी कि क्या है, स्थिर। डायनेमिक्स मतलब स्थिर यानी कि कांस्टेंट। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट होता है काइनेमेटिक्स का उल्टा डायनेमिक्स। इसमें हम फोर्स की स्टडी करेंगे और उसके जो इमोशंस है उसकी स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, विज्ञान की वह मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा जिसमें मशीन के विभिन्न अंगों पर आरोपित बलों का अध्ययन किया जाता है और गति का अध्ययन नहीं किया जाता है, वो होता है हमारा डायनेमिक्स। ये टू टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स। अब काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, जब हमारे मशीन पार्ट्स क्या हैं मोशन में होंगे तब हम उस पर फोर्स का अध्ययन करेंगे, तो वो होता है काइनेटिक्स। जब मशीन पार्ट क्या हैं एकदम क्या होंगे, मोशन में होंगे, चल रहे होंगे, ठीक है, गतिमान होंगे, तब उस पर हम फोर्स की जो स्टडी करते हैं वो होता है हमारा काइनेटिक्स। और देखिए स्टैटिक क्या है, जब हमारा क्या होगा, मशीन और मशीन पार्ट्स क्या हैं जब हमारा स्टैटिक में होंगे, ठीक है, स्टैटिक में यानी कि स्थिर होंगे, तब उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाएगा, तब उसको कहेंगे कि हमारा वो स्टैटिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म। आखिर मैकेनिज्म क्या होती है, तो इसको याद रखेंगे। तो देखिए मैकेनिज्म क्या होती है, रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडी का वह कॉम्बिनेशन जिसमें पिंडों की शेप एंड कनेक्शन इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित गति प्रदान करें, मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है।
अब देखिए इसको आपको याद रखना है। अब दृढ़ पिंडों उन पिंडों को कहते हैं जिस पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल लिख देना है मैकेनिज्म का, जैसे पट्टा हो गया, स्प्रिंग हो गया, वर्किंग फ्लूइड हो गया, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। लिंक्स आखिर क्या होती हैं? देखिए लिंक्स, यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम बनेंगे, एकदम गारंटीड है। लिंक्स क्या होते हैं? देखिए कोई भी लिंक किसी मैकेनिज्म का एक अवयव होता है। मैंने बताया लिंक से आपका बनता है मैकेनिज्म से आपका बनता है मशीन। तो वही कहा जा रहा है कि जो लिंक है ये क्या है? मैकेनिज्म का, इस मैकेनिज्म का ही एक एलिमेंट होता है। ठीक है, अवयवों का, ये देखिए मैकेनिज्म का एक अवयव या अवयवों का समूह होता है जो उन पर देखिए अन्य अवयवों पर वांछित बल या डिजायर्ड फोर्स जनरेट करते हैं एवं इस प्रकार सापेक्ष गति जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। ये हमारी लिंक होती है। लिंक हमारी जनरली 3 टाइप्स की होती हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक। ठीक है, आप देखिए जो रिजिड लिंक है मैंने आपको बता दिया कि रिजिड लिंक जो होती है उस जब हम क्या करते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इसी प्रकार से फ्लेक्सिबल लिंक है। फ्लेक्सिबल लिंक भी मैंने आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर देखें तो देखिए इसमें देखिए आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं रिजिड लिंक की। तो रिजिड लिंक में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पिस्टन हो जाएगा, क्रैंक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल भी आपका पूछ लेता है। फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है? तो देखिए फ्लेक्सिबल लिंक को हम बैंड लिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड लिंक। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्लेक्सिबल लिंक बोला जाए या बैंड लिंक, एग्जाम में आपको याद रखना है कि वह लिंक जिसके द्वारा मोशन ट्रांसमिट करते समय उसमें सिग्निफिकेंट चेंज होता है वो हमारा होता है फ्लेक्सिबल लिंक। ठीक है, याद रखना है। इसमें अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था मैकेनिज्म का, उसी प्रकार से आप स्प्रिंग लिख देंगे, पट्टा लिख देंगे। ठीक है, बेल्ट। तो नेक्स्ट है आपका फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक का आखिर क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। जब क्या होता है जो मोशन ट्रांसमिट होता है वो फ्लूइड के द्वारा होता है तो फ्लूइड लिंक कहलाता है। आप देखिए कड़ियों के यहाँ पर देखिए कड़ियों के साथ युगल बनाने वाले अवयवों की संख्या के आधार पर लिंक 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल एंड दूसरा है कंपाउंड लिंक। सिंपल लिंक क्या होता है, कंपाउंड लिंक क्या होता है, इसको सबसे पहले जान लेना है। तो देखिए सिंपल लिंक हमारा क्या होता है? वह लिंक जिसके साथ पेयर बनाने वाले ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, वो होता है सिंपल लिंक्स। 2 एलिमेंट्स होते हैं जब, तो वो हमारा होता है सिंपल लिंक। जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा होता है कंपाउंड लिंक। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर आखिर किसे कहते हैं? रचना। कई रिजिड पिंड से निर्मित एक ऐसी युक्ति जो बल सहन करने हेतु बनाई जाती है तथा उसके ऊपर बल आरोपित होने पर पिंडों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है। और किंतु पिंडों के बीच कोई भी प्रभावी रिलेटिव मोशंस नहीं होता है, उसे हम कहते हैं रचना, स्ट्रक्चर। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल, तो जैसे ट्रसेस हो गए, लोहे के जो ब्रिज हो गए वो हो गए। ठीक है, और छत में जो ट्रसेस होते हैं उन यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर क्या होती है? तो एक ऐसा पेयर जो मैकेनिज्म के 2 कड़ियों यानी कि 2 लिंक्स या अवयवों को इस प्रकार जोड़ता है कि उनके बीच रिलेटिव मोशंस हो सके, वो होता है काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, और ये एक ऐसा पेयर होता है देखिए जिसमें कड़ियों की सापेक्ष गतियाँ पूर्णतः या सफलतापूर्वक हो सकें। ठीक है, कांस्टेंट हो सकें। ये हमारी युगल के देखिए युगल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट पेयर हो गया, कंप्लीटली कांस्टेंट पेयर हो गया, सक्सेसफुली या कांस्टेंट पेयर हो गया। ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शुद्ध गति युगलों का वर्गीकरण। जो काइनेमेटिक पेयर हैं इनका क्लासिफिकेशंस देखेंगे, ये 3 टाइप्स के बेसिस पर होती हैं। फर्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ लिंक्स ऑफ रिलेटिव मोशंस। ठीक है, तो रिलेटिव मोशंस के बेसिस पर जो लिंक्स होती हैं पेयर देखिए, तो ये देखिए क्या होती है 4 टाइप्स में आपका 5 टाइप्स में डिवाइड होती है। एक होता है स्लाइडिंग पेयर, रोटरी पेयर, और देखिए यहाँ पर स्क्रू पेयर हो गया, सिलेंड्रिकल पेयर हो गया, और आपका स्फेरिकल पेयर हो गया। कणियों के स्पर्श के आधार पर अगर हम बात करें तो हाई पेयर हो गया और लोअर पेयर हो गया, हायर पेयर एंड लोअर पेयर। कड़ियों के आपस में जुड़ने के प्रबंध के आधार पर ये 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन पेयर एंड क्लोज पेयर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये आपका क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और डिस्क्राइब करने को भी आ सकता है। देखिए चैन क्या होती है?
तो ऐसे निकाय जिनमें 3 या अधिक कणियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, 3 लिंक्स होते हैं या इससे अधिक, ठीक है, या इससे ज़्यादा होती, तो वे हमारी चैन होती। जब देखिए 3 चैन लिंक्स होती हैं या उससे ज़्यादा होती हैं तो हमारी चैन बन जाती है। प्रत्येक कड़ी 2 अन्य कड़ियों से जुड़ी होती हैं, ये आपको याद रखना है। जो लिंक्स होती हैं वो 2 लिंक से जुड़ी होती हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए कड़ियों के बीच सापेक्ष गति के आधार पर चैन जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं, मैंने बताया। लॉग चैन हो गया आपका, और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट चैन हो गया, अनकांस्टेंट चैन हो गया। 3 टाइप्स की चैन होती हैं। शुद्ध गति चैन क्या होती है, काइनेमेटिक्स चैन क्या होती है। यदि किसी चैन के लिंक से बनने वाले सभी पेयर शुद्ध गतिक हों तो अर्थात क्या हो, पूर्णतः निरुद्ध हो, कांस्टेंट हो, तो उससे बनने वाले जो लिंक चैन भी पूर्णतः निरुद्ध होंगे, और इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक चैन। अब देखिए जो 4 बार चैन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे। 4 बार चैन मैकेनिज्म जो है ये आपके वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे डबल क्रैंक मैकेनिज्म हो गया, आपका बीम इंजन मैकेनिज्म हो गया, या क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म हो गया, डबल लीवर मैकेनिज्म, डबल क्रैंक एंड डबल लीवर एंड क्रैंक एंड लीवर दोनों, ठीक है, ये आपको देखना। और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर एकल स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, चैन मैकेनिज्म जो है ये क्या होती है, तो एक यानी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन 4 बार मैकेनिज्म का एक सुधरा हुआ रूप होती है। इसमें एक सरल युगल होता है, ठीक है, सिंपल पेयर होता है, तथा 3 रोटरी युगल होते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्लाइडिंग पेयर होता है और 3, देखिए एक स्लाइडिंग पेयर होता है और जो 3 होते हैं वो रोटरी पेयर होते हैं, ये याद रखना है इसमें। यह प्रायः रेसिप्रोकेटिंग मोशन वाले स्टीम इंजन मैकेनिज्म में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के मैकेनिज्म द्वारा रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके कुछ उत्क्रमण हैं, इसको देख लेंगे। देखिए यहाँ पर एकल स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म के उत्क्रमण, तो देखिए 4 उत्क्रमण निम्नलिखित यंत्र विन्यास के रूप में प्राप्त होते हैं। पेंडुलम पंप हो गया, दोलन सिलेंडर इंजन हो गया, नॉन इंजन हो गया, या इसी को रोटरी आईसी इंजन बोलते हैं। नेक्स्ट होगा क्रैंक स्लाइडेड लीवर द्रुत वापसी यंत्र मैकेनिज्म, विदवर्थ द्रुत वापसी मैकेनिज्म हो गया। दोहरा स्लाइडर क्रैंक चैन क्या होता है, जब किसी काइनेमेटिक्स चैन में 2 युगल देखिए घुमाऊ युगल और 2 सरल युगल होते हैं, यानी कि 2 देखिए क्या होते हैं, जब 2 रोटरी पेयर होते हैं और 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं, तो ये हमारा कहलाता है दोहरा स्लाइडिंग क्रैंक चैन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, एक दोहरा स्लाइडर क्रैंक चैन के उत्क्रमण निम्नलिखित है, जैसे ओल्डहम कपलिंग हो गया, आपका स्कॉच और एलिप्टिकल हो गया, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। लो पेयर, देखिए लो पेयर वाले जो मैकेनिज्म होते हैं वो आपके यूनिवर्सल या हुक बोलते हैं। पैंटोग्राफ मैकेनिज्म होते हैं, यहाँ पर देखिए प्यूसिलियर मैकेनिज्म होता है, हार्ड यंत्र मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट का आपका स्कॉट रसल, तो स्कॉट रसल मैकेनिज्म। और हायर पेयर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो आपका कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म हो गया, और इसी में आ जाता है। देखिए अब बात कर लेते हैं काइनेटिक्स, ठीक है, दूसरे चैप्टर की। तो यहाँ पर देखिए आपका कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपको अगले चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से, देखिए नेक्स्ट चैप्टर की अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट चैप्टर उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, अगर नहीं यहाँ पर याद किए, ठीक है, एकदम माइंडसेट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड चैप्टर है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, देखिए काइनेमेटिक हमारा जब हम क्या करते हैं, जब हमारा मशीन्स क्या होता है, मोशंस में होता है, तो उस पर फोर्स की स्टडी करना ही हमारा क्या होता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है, ठीक है। देखिए गतियों का अध्ययन किया जाता है, इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जो मोशन से यहाँ पर देखिए जब मोशन में होगा, मोशन की स्टडी जो रिलेटिव मोशंस होगा, ठीक है, उसकी जब हम स्टडी करेंगे, फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, तब हमारा कहलाएगा काइनेमेटिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस, देखिए एनालिसिस क्या होता है इसको जान लेते हैं।
तो विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के अंतर्गत मैकेनिज्म के गति संबंधी विभिन्न गुणों जैसे आपका विस्थापन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया आदि का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और यह जस्ट अपोजिट होता है सिंथेसिस के, एनालिसिस जस्ट अपोजिट होता है सिंथेसिस के, याद रखेंगे। ठीक है, रबिंग वेलोसिटी क्या होता है? तो देखिए रबिंग वेलोसिटी दो फैक्टर के बीच का वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज़ अ फैक्टर ऑफ देखिए एंगुलर रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड पिन रेडियस इज कॉल्ड रबिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो होता है क्या, जो पिन जॉइंट द्वारा जुड़ी लिंक्स के सापेक्ष गतियों की जब हम आकलन करते हैं तब इसका हम यूज करते हैं। याद रखेंगे रबिंग वेलोसिटी जो हमारा आता है रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और पिन रेडियस की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब इसमें तीन कंडीशंस आ जाती हैं। जब लिंक्स एक ही दिशा में घूम रही होती हैं, ठीक है, तब हमारा रबिंग वेलोसिटी जो आएगा वो हमारा ओमेगा 1 और सर्वागसम ओमेगा 2 इंटू आर। अब ज़्यादा होगा ओमेगा 1 तो माइनस कर देंगे, कम होगा तो यहाँ पर हम इसको अपोजिट कर देंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट जब विपरीत दिशा में घूम रहा होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट जब स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा या स्लाइडिंग वाला होगा तो हमारा ओमेगा आर हो जाएगा। तात्कालिक केंद्र क्या होता है, इसको हमको डिफाइन करना है। देखिए जब हमारा क्या होता है, दो लिंक से मान लीजिए, ठीक है, ये दो लिंक से मान लीजिए, और ये क्या होता है, लिंक्स के केंद्रक होता है एक प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ लिंक, तो ये मान लीजिए कोई केंद्रक, इसी की वजह से क्या है एक दूसरे के सापेक्ष वो ये जो आपकी लिंक है ये रोटरी या मोशन करेगी। ठीक है, ये मतलब एक प्रकार से मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, ताक्षणिक केंद्र किसी कड़ी पर यानी कि लिंक्स पर स्थित वह बिंदु है जिसके परितः दूसरी लिंक्स जो है स्थायी रूप से या क्षणिक रूप से घूमती है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फिक्स इंस्टेंटेनियस हो गया, परमानेंट मूविंग हो गया, नॉन परमानेंट मूविंग हो गया, 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके, उसमें क्या होता है ऊपर दोनों। अब देखिए ये अगर देखा जाए तो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। जो तात्कालिक केंद्र हैं ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका आ जाता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, आपका परमानेंट और इंस्टेंटेनियस ये आ जाते हैं। नॉन परमानेंट आपका सेकेंडरी में आ जाता है। तो इस टाइप से भी आप क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। कैनेडी प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए यदि कोई 3 रिजिड बॉडी एक दूसरे के पास एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव मोशंस कर रहे हो तो उनके तात्कालिक 3 तात्कालिक केंद्र होंगे। जाहिर सी बात है जब 3 लिंक्स होंगे, 3 लिंक्स तो क्या होंगे, उनके क्या होंगे 3 तात्कालिक केंद्र होंगे। ये आपको समझना है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल उन्होंने दिया। तो ये तीनों केंद्र क्या होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर सिचुएटेड होंगे, ये बताया इन्होंने। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि अगर 3 लिंक्स हैं, 3 लिंक, तो तीनों के 3 तात्क्षणिक केंद्र होंगे, सेंटर होंगे, और ये क्या होंगे, लीनियर में होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। त्वरण क्या है, तो द रेट ऑफ, देखिए यहाँ पर देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, त्वरण, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये हमारी जनरली गति के पथ के बेस पर ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लीनियर, दूसरी होती है एंगुलर। लीनियर कब होगी, जब लीनियर परिवर्तन होगा। ठीक है, रेखीय पथ पर गति करते हुए वेग परिवर्तन की दर को ही लीनियर, सिंपल लीनियर एक्सीलरेशन कहा जाता है। यहाँ पर इसका मान जो होगा d2s/dt स्क्वायर होगा, जहाँ पर जो s है यही हमारा लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी प्रकार से हम एंगुलर की बात कर लेते हैं। तो यदि किसी पिंड पर वृत्तीय पथ पर गति करते हुए उसके जो कोणीय वेग के में परिवर्तन की दर होगी वो कोणीय त्वरण कहलाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, d2θ/dt हो जाएगा। थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर और दिए। अब क्या है, वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय दिशा में उत्तरण का जब घटक स्पर्शी त्वरण कहलाएगा तो इसका मान हमारा होगा f⁻t = α/r हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होगा, लंब रूप या त्रिज्यीय दिशा में त्वरण का घटक अगर हमारा fn है तो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, अभी केंद्रीय त्वरण होगा, वो हमारा होगा v² या ω²r। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है, जब क्या है कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो हमारा
यहाँ पर पहले ये भी देख लीजिए, जो हमारा अभिकेंद्री त्वरण होता है वो सदैव केंद्र की ओर क्या होता है, अभिमुख होता है। यहाँ पर देखिए जब कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो हमारा ये 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और उसमें मात्र अभिकेंद्री त्वरण ही पाया जाता है। जब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर गति करेगा तो हमारा वी डी थीटा अपॉन एन डी टी हो जाएगा इक्वल टू 0। जब क्योंकि कोणीय विस्थापन ना होने के कारण डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाता है। ऐसे मात्र में क्या है, स्पर्शरेखीय त्वरण हमारा डी वी अपॉन डी टी पाया जाएगा। असमान चाल से जब गति करेगा तब हमारा जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा पिंड का वो एफ टी प्लस एफ एन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्लीन कंस्ट्रक्शंस क्या है, रचना क्या है, यहाँ पर देखिए एक ऐसी विधि है, एक ऐसी रेखा चित्री विधि है जिसमें क्या होता है, जिससे एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो होता है उस मैकेनिज्म का हम एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब क्या हो, रेसिप्रोकेटिंग इंजन होगा तो जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म टाइप का होगा, ठीक है, तो उससे हम एक्सीलरेशन इसका निकालने के लिए हम इस कंस्ट्रक्शंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है, आरेख प्राप्त करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसी में हम बात कर लेते हैं। तो किसी यहाँ पर देखिए आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और देखिए जल्दी से जाकर ट्विटर अकाउंट पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। देखिए पूरा का पूरा एकदम मैंने आज एकदम डिसीजन ले लिया कि पूरा का पूरा आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको भी एक डिसीजन लेना होगा कि जाकर सबसे पहले ट्विटर अकाउंट पर ज्वाइन हो जाना है, ताकि मैं भी समझूं यहाँ पर कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एकदम क्या है, मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब 3rd चैप्टर की हम बात कर लेते हैं, डायनेमिक्स ऑफ मशीन। डायनेमिक्स ऑफ मशीन क्या होती है, तो देखिए इसे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर डायनेमिक्स ऑफ मशीन क्या होती है। तो देखिए किसी मशीन के विभिन्न अंगों पर स्टैटिक फोर्स एंड काइनेटिक फोर्स लग सकते हैं, ये तो आपको मालूम है। ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरणों, ठीक है, के फलस्वरूप प्रथम चालकों में स्टैटिक फोर्स ही जनरेट होती है। यदि अब इन प्रथम चालकों के तो जो पार्ट्स होंगे वो गतिमान हो जाएं तो उनके त्वरण फलस्वरूप गतिक बलों की उत्पत्ति होती है। गतिक बलों को जड़त्व बल भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक प्रकार से गतिमान होते हैं, मूविंग में होते हैं। ऊंचे त्वरण की स्थिति में जो जड़त्व बल का मान है इतना अधिक हो जाता है कि इन अंगों के असफलता का कारण बन जाता है। इनको ज्ञात करना अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए एक जो आता है आपका प्रिंसिपल वो है डी एल्बर्ट, ठीक है। डी एल्बर्ट का जो प्रिंसिपल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी पिंड पर जब क्रियाशील फोर्स होते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका इनर्शिया फोर्स होता है, परस्पर संतुलन बनाते हैं, ठीक है। यही होता है डी एल्बर्ट प्रिंसिपल, याद रखना है। कोई भी मान लीजिए पिंड है, बॉडी, उस पर जो क्रियाकारी फोर्स होंगे, क्रियाशील फोर्स होंगे, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, एफ रिजल्टेंट फोर्स होगा, और जो क्या होगा, इनर्शिया फोर्स होगा, परस्पर संतुलन बनाते हैं, याद रखेंगे। इसके कुछ महत्व हैं, इनको देख लेना। इस सिद्धांत की सहायता से हम गतिकी की समस्या को एक समतुल्य स्थैतिकी की समस्या में बदल सकते हैं और स्थैतिकी के सिद्धांत की सहायता से सरलता से संबंधित समस्या का हल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ले लेते हैं, देखिए इक्विवेलेंट डायनेमिक सिस्टम क्या होता है ये बताना है। तो देखिए गति करती हुई किसी भी दृढ़ पिंड को हम दो द्रव्यमान वाले ऐसे निकाय के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जो क्रियाकारी बलों के प्रति पूर्णतया उसी भांति व्यवहार करे जैसा कि पिंड या कड़ी करता है। ऐसी स्थिति को हम यहाँ पर देखिए डायनेमिकली इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक है। एक दो द्रव्यमान वाले निकाय में दोनों द्रव्यमान अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होंगे और परस्पर दृढ़तापूर्वक जुड़े होंगे। तो यहाँ पर कुछ इसके रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर देखें। दोनों द्रव्यमानों का योग दृढ़ पिंड के योग के बराबर होगा। दोनों द्रव्यमानों का गुरुत्व केंद्र उसी बिंदु पर होगा जहाँ पर दृढ़ पिंड का गुरुत्व होगा। दोनों द्रव्यमानों का उनके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के सापेक्ष गुण जो जड़ता गुण हो उनका योग और दृढ़ पिंड के जड़ता गुण के बराबर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। समतुल्य निकाय का जो के मतलब जो निकाय का जो के ज्ञात करना है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जब क्या हो रिजिड बॉडी जो है वो एक समान आवृत्ति वाले सरल पेंडुलम की समतुल्य लंबाई जो होगी L बराबर A+B होगी। और अगर हम बात करें तो जब घूर्णन त्रिज्या की इसमें तो k² बराबर AB हो जाएगी, तो k बराबर √AB हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्रैंक इफर्ट डायग्राम जो है इसको आपको देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, या टर्निंग मोमेंट डायग्राम।
किसी इंजन के विभिन्न क्रैंक स्थिति के लिए घुमाव गुण या क्रैंक इफोर्ट के ग्राफ का प्रदर्शन घुमाव गुण आरेख या क्रैंक प्रयास कहलाता है। ठीक है, आरेख कहलाता है। घुमाव गुण आरेख में y अक्ष पर घुमाव गुण तथा x अक्ष पर क्रैंक गुण को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर कुछ इसके यूजेस हैं, इसको देख लेना है। देखिए इंजन के पर साइकिल में जो रोटरी मूवमेंट है उसका आरेख क्षेत्रफल इंजन द्वारा प्रति चक्र कार्य को प्रदर्शित है। यहाँ पर देखिए यदि हमें इंजन का प्रति चक्र मिनट देखिए चक्र प्रति मिनट ज्ञात हो तो हम इंजन की क्या कर सकते हैं, इंडिकेटिंग पावर निकाल सकते हैं। इंजन के क्रैंक इफोर्ट डायग्राम में हमें प्रति चक्र उत्पन्न अधिकतम घुमाव गुण के मान की जानकारी देते हैं और जिसकी सहायता से हम क्रैंक शाफ्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रैंक प्रयास आरेख के क्षेत्रफल को आधार की लंबाई से भाग देकर हम क्या कर सकते हैं, औसत घुमाव गुण IM को हम निकाल सकते हैं। फिर इसकी सहायता से हम उतार चढ़ाव को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जायरोस्कोप क्या होता है? जायरोस्कोप जो एक ऐसा पिंड होता है, एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने अक्ष पर घूमते हुए बाँ बलों के प्रभाव में अन्य किसी भी दिशा में मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे देखिए अब मान लीजिए चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, कोई भी बर्ड है, मान लीजिए वो क्या है, फ्लाई कर रही है, तो वो क्या है, चारों दिशा में फ्लाई कर सकती है। ठीक है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, दाएं बाएं भी जा सकती है। तो जितनी भी उसकी डायरेक्शंस होगी ना, जहाँ पर वो जितनी भी डायरेक्शंस में वो मूवमेंट कर सकती है, वही हमारी जायरोस्कोप होती है। आप देखे होंगे जो आपका एरोप्लेन, ठीक है, जो एरोप्लेन होता है, वायुयान होता है, लिख सकते हैं आप इसका यूजेस की वायुयानों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जायरोस्कोप जैसे आप देखे होंगे, चिड़िया का जो पीछे का बैलेंसिंग बनाने जो बर्ड होती है, बर्ड, ठीक है, उसके पीछे आप देखे होंगे कुछ इस शेप में बना होता है। ठीक है, उसके पीछे के बैक साइड में, और इसी प्रकार से आप जहाज में देखते हो तो बैलेंसिंग क्रिएट करता है। ठीक है, वही हमारा जायरोस्कोप का काम करता है। तो वही कहा जा रहा है कि एक ऐसा पिंड है, ऐसी बॉडी है जो अपने अक्ष पर घूमते हुए बाँ बलों के प्रभाव में अन्य किसी भी दिशा में फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, मोशन करने के लिए। वो देखिए इस प्रकार जायरोस्कोपिक गति के अंतर्गत कोई पिंड स्पिन करने के साथ साथ वो वक्री गति भी कर सकता है। ठीक है, देखिए वहाँ जैसे यूजेस उदाहरण में आप देख सकते हैं, वाहनों के पहियों में, वायुयान या समुद्री जहाज़ों के प्रोपेलर में जायरोस्कोपिक, ये क्या है, इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो इनकी दिशा सभी की एक ही होती है। क्या होती है? सबकी दिशाएं एक ही होती हैं। इनके बस परिणामी जो रिजल्टेड है वो सेपरेट होते हैं। इसी की वजह से इनकी वैल्यू सेपरेट हो जाती है। इस कारण किसी घूर्णन गति करने वाले पिंड के लिए कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और जो कोणीय संवेग है एक ही सदिश राशि से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जायरोस्कोपिक एक्सीलरेशन का मान और दिशा किस प्रकार से निकालेंगे, तो आपको याद रखना है। जायरोस्कोपिक त्वरण किसे कहते हैं, ये आपको देख लेना है। लंब दिशा में रोटर के कोणीय त्वरण का जो घटक होता है लंब दिशा में, ठीक है, तो वो हमारा जायरोस्कोपिक एक्सीलरेशन कहलाता है। अल्फा जायरो इस बराबर हो जाएगा ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। और इस जब हम इसका क्या करेंगे, इसको अगेन हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम इसका जब अवकलन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल कर देते हैं, फिर डबल ओमेगा इंटू ओमेगा पी हो जाएगा। ठीक है, कुल कोणीय त्वरण उक्त दोनों घटकों के सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा देखिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस अल्फा जायरो हो जाएगा। ठीक है, अल्फा वेक्टर जायरो। बलयुग में की अगर हम बात कर ले जायरोस्कोपिक की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इक्वल टू एक्सीलरेशन में होगा अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा पी, और बलयुग में हो जाएगा टी इक्वल टू आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्योंकि f से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f मान लीजिए हमारा एज यही है। ठीक है, ये जो एक्सीलरेशन है। तो देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। भूमि अक्ष स्पिन एक्सिस को प्रिसीजन अक्ष के परितः घुमाकर जायरोस्कोपिक त्वरण को हम उत्पन्न करने के लिए बलयुग्म या आघूर्ण ही जायरोस्कोपिक बलयुग्म या आघूर्ण है। यह देखिए लगाया गया जायरोस्कोपिक बलयुग्म सक्रिय जायरोस्कोपिक बलयुग्म कहलाता है, जबकि इसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ बलयुग्म प्रतिकारी जायरोस्कोपिक बलयुग्म यानी कि टॉर्क कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर यहाँ पर जो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर चैप्टर है आपका पावर ट्रांसमिशन।
पावर ट्रांसमिशन वाले चैप्टर पर हम यहाँ पर आ गए हैं। अब पावर ट्रांसमिशन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को जाकर एकदम ट्विटर अकाउंट पर ज्वाइन हो जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ आपको या तो ट्विटर पर जाकर सर्च कर लेना है, ठीक है, सर्टेन स्टडी मटेरियल, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? पावर को ट्रांसमिट करना, ठीक है, पावर को ट्रांसमिट करना। तो ये आपको, जैसे आप पावर को ट्रांसमिट किससे कैसे कर सकते हैं? आप शाफ्ट से कर सकते हैं, बेल्ट से कर सकते हैं, रोप ड्राइव से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसके एक प्रकार से बोल सकते हैं सिस्टम है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो पट्टा एवं रस्सी चालन का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जिनकी शाफ्टों के बीच की दूरी अधिक होती है। जब हमको अधिक दूरी तक हमको पावर ट्रांसमिट करना होता है तो हम क्या करते हैं? पट्टा और रस्सी चालन ड्राइव का यूज करते हैं। और जो गियर, जब कम दूरी हो तो कम दूरी के लिए हम गियर का यूज कर लेते हैं, चैन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो इसको आपको याद रखना है। अब ये वर्क कैसे करते हैं? देखिए, वर्क ये कैसे करते हैं? पट्टा अथवा जो रस्सी चालन है में शक्ति पारेषण जो होती है पुली और पट्टे अथवा पुली तथा रस्सी के बीच जो फ्रिक्शन जनरेट होता है ना, उसी के कारण ये पावर को ट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है। यही इसका रीज़न होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हम कुछ टाइप्स हैं, इनको देख लेते हैं। टाइप्स आपके पूछे जा सकते हैं कि रस्सा और पट्टा चालन क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनको बताइए। तो देखिए, ये जनरली 3 बेसिस पर होते हैं। एक आपका हल्का पट्टा चालन होता है, मध्यम पट्टा चालन होता है, भारी पट्टा चालन होता है। हल्का पट्टा चालन क्या होता है? जो जिनकी अधिकतम गति क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड होती है। और मध्यम क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है और 22 मीटर पर सेकंड से कम होती है। हैवी ड्यूटी ड्राइव क्या होती है? यानी कि हैवी भारी पट्टा चालन, तो जब 22 मीटर पर सेकंड से अधिक होती है पट्टे की गति, तब उसको बोलते हैं भारी पट्टा चालन। अब देखिए, ये क्या है? चालक और चलित पुलियों के घूमने की दिशा, शाफ्टों पर पुलियों की स्थिति और शाफ्टों की स्थितियों के आधार पर ये देखिए कुछ 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ओपन ड्राइव, क्लोज ड्राइव, कंपाउंड हो गया, और यहाँ पर देखिए क्वार्टर टर्न हो गया, और बेल्ट ड्राइव विद आइडलर हो गया, ठीक है। इसी को जॉकी पुली भी कहते हैं। तो देखिए, ओपन ड्राइव क्या होता है? इस प्रकार के ड्राइव में चालक तथा चलित दोनों पुलियों की घूमने की दिशा एक ही समान होती है। अधिक दूरी पर स्थित समांतर शाफ्टों के लिए यह व्यवस्था उत्तम होती है। नेक्स्ट है क्लोज वाला। तो क्लोज ड्राइव क्या होता है? इस प्रकार के ड्राइव में चालक तथा चलित दोनों पुलियों के घूमने की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है? इस प्रकार के बेल्ट ड्राइव में किसी विशेष शाफ्ट पर पुलियों की संख्या 2 या 2 से जब अधिक होती है तो इस व्यवस्था का प्रयोग करने पर गति घटाने के लिए मतलब बहुत बड़ी पुलियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है, और इसी को हम बोलते हैं क्या? कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। क्वार्टर तो देखिए आपको इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, डिस्क्राइब करने को। नेक्स्ट है बेल्ट, टाइप्स ऑफ बेल्ट। आखिर बेल्ट कितने टाइप्स की होती हैं? तो देखिए, आपकी ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर बोलते हैं, वी बेल्ट बोलते हैं, सर्कुलर बेल्ट बोलते हैं। और अगर बात करें बेल्टों के काट यानी कि सेक्शंस के बेसिस पर, तो 2 टाइप्स की होती हैं, फ्लैट एंड वी बेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पुली। आखिर जो पुली क्या होती है? जो पुली पर ही तो पट्टा चढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो जो जिस पर हम पट्टा चढ़ाते हैं वो हमारी पुली होती है। ये हमारी कॉनिकल भी होती हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा कोन शेप में भी होती है। इसको भी अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसके कुछ 3 पार्ट्स हैं, रिम हो गया, हब हो गया, आर्म हो गया, ठीक है। पुलियों के टाइप्स की हम बात कर ले तो पुली के टाइप्स 7 टाइप्स के होते हैं। आपको यहाँ पर देखना है कौन कौन से टाइप्स के। तो देखिए, पुली के अगर हम टाइप्स की बात करें तो सॉलिड हो गया, स्प्लिट हो गया, स्टेप्ड या कोन पुली हो गया, ठीक है, फास्ट एंड लूज पुली हो गया, और इस आइडलर पुली हो गया, जॉकी पुली भी इसी को बोलते हैं, गाइड पुली हो गया, ग्रुप पुली हो गया। नेक्स्ट है देखिए, पट्टा और रस्सा चालन में जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो क्या होता है? कह सकते हैं n प्रोपोर्शनल 1/d एंड 2/n1 इक्वल टू d1/d2, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेल्ट की थिकनेस का वेग अनुपात पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो बस क्या है, आपका +t हो जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ऐड हो जाता है। संयुक्त बेल्ट ड्राइव में वेगानुपात की बात करें तो अंतिम फॉलोअर की पुली गति हो जाएगा अपॉन प्रथम चालक की पुली गति बराबर चालक पुलियों के व्यास का गुणनफल और फॉलोअर पुलियों के व्यास का गुणनफल। क्रीप क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर देखिए स्लिप क्या होता है? तो देखिए, जब क्या होता है, बेल्ट ड्राइव में शक्ति का जब पारेषण होता है, पावर का ट्रांसमिट चालक एवं चलित पुलियों द्वारा पुली तथा बेल्ट के मध्य जो फ्रिक्शन है उसके गुण के कारण संभव होता है,
ठीक है, पावर ट्रांसमिशन। बेल्ट तथा पुलियों के मध्य घर्षण के कारण बनने वाली यह जो पकड़ है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन ग्रिप, और जो अभिष्ट मान के शक्ति को चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट में ट्रांसमिट करती है। पुली तथा बेल्ट के मध्य घर्षण कम होने की दशा में यह घर्षण ग्रिप बेल्ट तथा पुली की सतह को आपस में बांधे रखने में असफल हो जाती है और बेल्ट पुली की सतह के ऊपर सरक जाती, स्लाइड कर जाती। इसी स्लाइड को ही हम बोलते हैं सर्पण। क्रिप क्या होता है? देखिए, क्रिप मैं आपको आसान भाषा में बता दूं तो क्रिप जो हमारा क्या होता है, जब हम किसी भी बॉडी पर क्या करते हैं, बार बार भारों और प्रतिबलों को लगाते हैं तो उसके द्वारा उसकी रेजिस्टिविटी में कमी आ जाती है, प्रतिरोधकता में कमी आ जाती है, उसी को बोलते हैं हम क्रिप। ठीक है, आप पढ़े होंगे, तो ईएम में भी आप पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है। N2 अपॉन इसका फार्मूला देख लीजिए, N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 E रूट F2 अपॉन E प्लस रूट F1। ठीक है, अब क्राउनिंग ऑफ पुली क्या होती है? क्राउनिंग आखिर क्या होती है? क्राउनिंग देखिए, बेल्ट ड्राइव में पुलियों की परिधि सतह या तो क्या होती है, अवतल बनाई जाती है या तो कोनिकल बनाई जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, देखिए, जिसके कारण बेल्ट पुली की सतह केंद्र पर रेखा मतलब केंद्र रेखा पर बनी रहती है, पुली से सरकती नहीं है। यदि किसी कारण बेल्ट केंद्र रेखा से सरक कर हट जाए तो पुनः सरक कर केंद्र पर आ जाती है। ठीक है, पुली को केंद्रीय रेखा पर उभरा हुआ बनाना ही क्या होता है, क्राउनिंग कहलाता है। देखिए, ताकि क्या होती है, क्राउनिंग नहीं करेंगे तो हमारा पट्टा क्या होगा, मतलब हट भी सकता है पुली से, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। बेल्ट तनावों का अनुपात क्या होता है, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू E की पावर U म्यू थीटा हो जाएगा। देखिए, खुले बेल्ट ड्राइव में कॉन्टैक्ट एंगल क्या होते हैं, तो खुले बेल्ट ड्राइवों में छोटे पुलियों का संपर्क कोण सदैव बड़े पुलियों के संपर्क कोण से कम होता है। ठीक है, अतः छोटे पुलियों के संपर्क कोण के आधार पर ही गणनाएं की जाती हैं। छोटे पुलियों का संपर्क कोण 180 माइनस 2 अल्फा होता है, साइन अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन एक्स हो जाएगा। और बड़े कोण का क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। ठीक है, एंगल ऑफ लैप, देखिए, बंद बेल्ट ड्राइव में एंगल कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, बंद ड्राइव में क्या होगा, देखिए 180 प्लस थीटा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। संपर्क कोण का मान बराबर होता है छोटे पुलियों का बड़े पुलियों का। देखिए, नेक्स्ट है बेल्ट द्वारा पारित शक्ति, तो T1 माइनस T2 V अपॉन में 1000 हो जाएगा। लेंथ अगर निकाले बेल्ट की तो आप ये फार्मूला दे सकते हैं, छोटे ओपन के लिए और क्लोज के लिए, दोनों के लिए फार्मूला आपका लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा फार्मूला, इसको आप लोग देख लीजिए। बेल्ट ड्राइव में जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा उसकी बात करें तो mv² हो जाएगा। ठीक है, बेल्ट द्वारा पारित अधिकतम शक्ति जो होगी 3mv² हो जाएगी, और इसको हम 20 अगर निकालेंगे यहाँ से तो रूट Tm अपॉन 3m हो जाएगा। ठीक है, गियर ड्राइव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गियर ड्राइव। देखिए, गियर ड्राइव क्या होता है, गियर ड्राइव एक प्रकार का व्हील ही होता है, व्हील। ठीक है, यानी कि पहिया ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो गियर ड्राइव होता है एक प्रकार का व्हील होता है जिसकी सर्कमफेरेंस जो होती है उस पर टीथ बने होते हैं। ठीक है, गियर आप जानते हैं। ठीक है, जनरली इस टाइप से आप देखिए समझ सकते हैं, इस टाइप से कुछ सर्कुलर शेप में होता है, इस प्रकार से इसके टीथ कुछ बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये जो है यही इसके टीथ कहलाते हैं। तो ये एक व्हील टाइप का होता है, देखिए गोला टाइप का है ना, तो इसकी परिधि पर टीथ बने होते हैं। गियर चालन का प्रयोग एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। ठीक है, यह पट्टा चालन, रस्सा चालन या चैन चालन का तरह होते, मतलब एक प्रकार का तरह होता है। इसमें दो शाफ्टों में से एक पर गियर, मतलब एक प्रत्येक पर क्या है, गियर लगा होता है। एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव विधि है, और इसमें क्या है, स्लिप नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर जो अगर बात करें इसमें इससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं, पॉइंट, जैसे देखिए हो गया पिच पॉइंट हो गया। पिच पॉइंट आखिर क्या होता है, तो गियर दांत जो होते हैं, गियर टीथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गियर टीथ के फेस पर स्थित सबसे बाहर की तरफ का जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है पिच पॉइंट। अब देखिए, ये जो पिच सर्किल है ना, ये क्या होता है, इस पिच पॉइंट पर क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, गुजरता है इसी से, पिच सर्किल ही हमारा पिच पॉइंट से होकर गुजरता है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए, पिच वृत्त व्यास हो गया। पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है, गियर के पिच वृत्त के व्यास को ही पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं, इसे हम D से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पिच सरफेस या पिच लाइन क्या होती है, गियर दांतों की मोटाई तथा उसके पिच वृत्त से संगत जो सतह होती है उसको हम बोलते हैं पिच सरफेस।
और देखिए वह रेखा जिस पर दो परस्पर मिलने वाले गियरों की पिच सतह स्पर्श होती है उसे बोलते हैं पिच लाइन। ठीक है, अब देखिए पिच जो है वो दांतेदार गियर के लिए मुख्य 3 टाइप्स की होती है, मॉड्यूल होती हैं, सर्कुलर होती हैं, डायमेट्रिकल होती हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के पिच आपको याद रखनी है। आप सर्कुलर पिच क्या होती है, देखिए वृत्ति यानी कि सर्कुलर पिच वृत्त की परिधि पर नापी गई किसी दांत यानी कि टीथ पर स्थित बिंदु से उसके साथ के दांते पर स्थित संगत बिंदु की दूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर टीथ की संख्या टी है और वृत्त डाया डी है तो हमारा पी बराबर हो जाएगा, यानी सर्कुलर पिच हमारा हो जाएगा पी इक्वल टू पाई डी अपॉन टी, कैपिटल में याद रखेंगे। डायमेट्रिकल पिच क्या होती है, किसी गियर के पिच व्यास के प्रति मीटर mm लंबाई में दांतों की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं डायमेट्रिकल पिच। टी अपॉन डी होता है या पाई अपॉन पी बोल सकते हैं। मॉड्यूल पिच क्या होती है, तो प्रति दांता पिच व्यास की लंबाई को ही हम मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूल पिच तो डी अपॉन टी होता है या 1 अपॉन पी डी बोल सकते हैं। इसका जस्ट अपोज ये देखिए इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, या पी अपॉन देखिए उल्टा हो जाएगा जब ये रेसिप्रोकल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए मॉड्यूल को हम जनरली क्या है mm में मेजर करते हैं। मॉड्यूल के संतुष्ट मान भारतीय मानकों के अनुसार 1.25, 1.5 और 2.2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 और 50 mm होते हैं। ठीक है, अडेंडम क्या होता है, अब अडेंडम जो होता है इसके मतलब इसका जो वैल्यू होती है वो 1 मॉड्यूल के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिच वृत्त से दांतों के ऊपरी भाग की जो रेडियल डिस्टेंस होती है ना वही अडेंडम कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर पिच अपॉन पाई हो जाएगा, इसको हम ए से डिनोट करते हैं अडेंडम को। तो ये आपका इसी प्रकार से फार्मूला रख के आप निकाल सकते हैं। डिडेंडम क्या होता है, पिच वृत्त से दांते की जड़ तक की जो रेडियल डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है डिडेंडम, इसको हम बी से डिनोट करते हैं और ये 1 + पाई अपॉन 20 होता है इंटू मॉड्यूल। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अडेंडम सर्किल क्या होता है, तो अडेंडम सर्किल जो होता है वो हमारा गियर दांतों के जो ऊपरी पॉइंट होता है ना उससे गुजरता है, वो होता है वृत्त, उस वृत्त को ही अडेंडम वृत्त कहते हैं। D+2M होता है। डिडेंडम सर्किल क्या होता है, गियर दांतों की जड़ से गुजरने वाले वृत्त को डिडेंडम सर्किल कहते हैं। D-2 इंटू 1.5 हो जाएगा इंटू M हो जाएगा। ठीक है, क्लियरेंस क्या होता है, देखिए गियर के किसी दांते के ऊपर किनारे से उससे मिलने वाली गियर के दांते की जड़ तक की जो रेडियल डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस बराबर होता है डिडेंडम माइनस अडेंडम, यानी कि देखिए अब B - A। ठीक है, ये हमारा होता है क्लियरेंस और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिए 0.15 हो जाएगा। अब थिकनेस ऑफ टीथ क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पिच वृत्त के दांते की दोनों सिरों के बीच का जो आर्क होता है उसकी लंबाई को दांते की मोटाई कहते हैं। इस दांते की वृत्ति, इसी दांते को क्या कहते हैं, वृत्ति थिकनेस भी कहते हैं। रूट डायमीटर क्या होती है, डिडेंडम के जो वृत्त का जो डाया होता है उसे रूट डायमीटर कहते हैं। टोटल डेप्थ क्या होती है, यह गियर के एडेंडम और डिडेंडम के वृत्त के मध्य जो त्रिज्या होती है, त्रेज डिस्टेंस होती है यानी कि रेडियल डिस्टेंस होती है, ये हमारी क्रियाकारी गहराई और अवकाश के जो मतलब के जोड़ के बराबर होती है। ठीक है, वर्किंग डेप्थ क्या होती है, मिलने वाले गियर के टीथ के बीच स्थान में जितनी रेडियल डेप्थ होती है प्रविष्ट होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। ठीक है, यह दोनों गियरों के एडेंडम के योग के बराबर होती है। देखिए विड्थ ऑफ स्पेस क्या होता है, यह दो लगातार दांतों के बीच पिच वृत्त पर नापी गई चाप की लंबाई है। ठीक है, फिलेट रेडियस क्या होता है, तो देखिए दांतों के प्रोफाइल और रूट सर्किल से मिलने वाली जो त्रिज्या है वो फ्लैट त्रिज्या कहलाती है। फ्लैंक क्या होता है, गियर के चौड़ाई में पिच सतह से नीचे की जो टीथ होती हैं उन टीथों की सरफेस होती है उसको फ्लैंक बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, दो मिलने वाले दांतों के वक्रों के संपर्क बिंदु पर खींची गई लंब रेखा ही हमारी कहलाती है क्रिया रेखा। फेस क्या होता है, गियर की चौड़ाई में पिच सतह से ऊपर दांते की जो सतह होती है उसे हम फेस कहते हैं। बैकलेस क्या होता है, यानी कि पिछड़ क्या होता है, यह दांते की जो गियर के दांतों की मोटाई होती और मिलने वाले दांतों के बीच स्थान की चौड़ाई का अंतर होता है। ठीक है, कॉमन टेंशन क्या होता है, मिलने वाले गियरों के पिच वृत्तों पर स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्शी कहलाती है। प्रोफाइल क्या होता है, तो गियर के जो टीथ हैं उसके फेस और फ्लैंक द्वारा बनाए गए कर्व को ही हम कहते हैं प्रोफाइल। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एंगल क्या होता है, देखिए दो गियरों के टीथ के संपर्क बिंदु पर उभयनिष्ठ लंब
तथा पिच वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्शी के मध्य जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसी को एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बेस सर्किल। बेस सर्किल आखिर क्या होता है, तो देखिए यह एक वृत्त होता है जिससे गियर दांते के प्रोफाइल का इक्विवेलेंट वक्र प्राप्त होता है। आधार वृत्त का जो व्यास होगा वो पिच वृत्त के व्यास इंटू कॉस फाई के बराबर होगा। यहाँ पर फाई हमारा प्रेशर एंगल होता है, यही यहाँ पर बेस पिच क्या होता है, गियर के आधार वृत्त पर एक दांते की किसी बिंदु से उसके साथ चलने वाले दांते पर स्थित संगत बिंदु की दूरी को हम आधार पिच बोलते हैं, बेस पिच बोलते हैं। ये हमारा होता है सर्कुलर पिच और इंटू कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप डिनोट कर देंगे। पिनियन और गियर क्या होता है, देखिए बहुत ईजी है, दोनों में डिफरेंस भी। आपस में मिलने वाले दो गियरों में कम व्यास वाले को पिनियन कहते हैं, ज़्यादा व्यास वालों को गियर कहते हैं। ठीक है, गियरों का नियम क्या होता है, गियरिंग का नियम या गियरों का स्थिर वेगानुपात कह सकते हैं। तो दो मिलने वाले गियरों में स्थिर वेगानुपात के लिए इसका मतलब परिचालन होना बहुत ज़रूरी है। इस नियम के अनुसार दांतों के किसी भी संपर्क बिंदु पर दांत प्रोफाइलों के लिए उभयनिष्ठ लंब गियरों की केंद्र रेखा को सदैव पिच पर ही काटे जाते हैं। ठीक है, गियर टिथ के प्रोफाइल कौन कौन से, साइक्लॉइडल हो गए और इनवॉल्यूट हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। गियर दांतों की संयुग्मी क्रिया क्या हो जाएगी, तो देखिए मेल करने वाले दो गियरों के दांतों के प्रोफाइल इस प्रकार हों कि वे गियरिंग के मौलिक नियम का पालन करें, तो ऐसे दांतों को संयुग्मी दांतें कहते हैं। और इन दांतों पे जो क्रिया संयुग्मी क्रिया कहलाती है। ठीक है, जो क्रिया होती है, अर्थात संयुग्मी दांतों के लिए किसी भी संपर्क बिंदु पर प्रोफाइल का उभयनिष्ठ लंब गियरों की केंद्र रेखा को सदैव पिच बिंदु पर ही काटता है। अब इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए व्यतिकरण क्या होता है या बाधा क्या होता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, इसको आप देख लेंगे बस। देखिए इनवॉल्यूट प्रोफाइल के किसी भी बिंदु पर लंब आधार वृत्त पर स्पर्शी होता है। मिलान करने वाले गियरों में किसी एक गियर के इन्वॉल्यूट टिप का दूसरे गियर के हिस्से के साथ अतिव्यापन करना ही हमारा इन्वॉल्यूट नहीं है गियरों का व्यतिकरण या बाधा कहलाता है। इसकी तीन स्थितियां हैं। गियर चालन जाम हो जाता है। ठीक है, किसी एक गियर की टिप टूट जाती है, किसी एक गियर की टिप द्वारा दूसरे गियर के फ्लैंक पर गड्ढा बना दिया जाता है। ठीक है, व्यतिकरण कैसे हम रोक सकते हैं, इसके चार मेथड है। एक अंडर कटिंग कर सकते हैं, गियरों के एडेंडम का सुधार कर सकते हैं, जो प्रेशर एंगल है उसका मान बढ़ाकर कर सकते हैं, चलित गियर के फ्लैंक के सुधार करके कर सकते हैं। व्यतिकरण रोकने के लिए चालक पिनियन और चलित पहिए पर दांतों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, टीपी इक्वल टू 2 हो जाएगा अपॉन रूट 1 + जी + 2 साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फार्मूला एक और देख लेना। ये फिर आता है कॉन्टैक्ट लेंथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। पर देखिए कॉन्टैक्ट लेंथ क्या होता है, दो गियर दांतें जब मिलान करने वाले होते हैं तब दोनों का प्रथम संपर्क बिंदु वहाँ होता है जहाँ चालक गियर का फ्लैंक चलित गियर के सबसे ऊपरी बिंदु या टिप से संपर्क रखता है। ठीक है, इन दोनों दांतों का संपर्क क्या होता है, तब समाप्त होता है जब चालक की सबसे ऊपरी बिंदु टिप चलित के फ्लैंक से संपर्क में होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट रेशियो जो होता है एम और एन के रेशियो को ही यहाँ पर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों गियरों के आधार वृत्तों पर स्पर्शी के स्पर्श बिंदुओं एम तथा एन को बाधा बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोनों दांतों की संपर्क लंबाई CD और जो आधार पिच और PB के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट रेशियो बोलते हैं। यानी कि जो हमारा CD/PB होगा वही हमारा कॉन्टैक्ट रेशियो होता है। अब इसका मान जो है 1 से सदैव कम होता है और तब गियरों द्वारा बिना बाधा तथा शोर के उच्च तथा सुगम शक्ति पारेषण प्राप्त होता है। गियर ट्रेन क्या होती है, गियर ट्रेन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गियरों के वे संयोजन जिनमें एक से अधिक गियर पेयर का यूज किया जाए वो हमारा गियर ट्रेन कहलाता है। इस प्रकार गियर ट्रेनों में जो गियरों की संख्या होती है 2 से ज़्यादा होती है। गियर ट्रेन वैल्यू क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर ट्रेन वैल्यू किसी गियर ट्रेन में किसी गियर का कोणीय वेग ओमेगा उसके दांतों की संख्या के समानुपाती होता है। पुनः अंतिम चलित गियर तथा प्रथम चालक गियर के चक्रों की संख्या का अनुपात है। गियर ट्रेन का ट्रेन मान कहलाता है। और इसमें देख सकते हैं अब ये गियर ट्रेन की वैल्यू है या रेशियो कह सकते हैं, ड्राइवर और ड्रीवर का जो रेशियो होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं।
देखिए किसी गियर ट्रेन का मान ट्रेन मान ही गियर ट्रेन से प्राप्त होने वाली गतियों को दर्शाता है। इसके व्युत्क्रम को गियर ट्रेन का वेग अनुपात कहते हैं। गियर ट्रेन किसी मतलब वेरियस टाइप्स के हैं, जैसे आप देख सकते हैं सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन और आपका एपिसाइक्लिक या प्लेनेटरी गियर ट्रेन हो गया। और देखिए यहाँ पर अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका देखिए 5 नंबर चैप्टर है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्लाई व्हील, ठीक है। अब देखिए आप एकदम रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फ्लाई व्हील आखिर क्या होता है इसको देखेंगे। और इससे पहले एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को। देखिए जो फ्लाई व्हील है ना, फ्लाई व्हील आखिर क्या होता है देखिए आपको यहाँ पर समझना है। और सबसे पहले आपको जाना है ट्विटर अकाउंट पर, जल्दी से ज्वाइन हो जाना। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, भूल गए हैं, वो जाकर सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग को सारा कुछ एकदम प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए अब फ्लाई व्हील आखिर क्या होता है, तो देखिए इसका कार्य क्या है, होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है, एकदम सारा कुछ हम देखेंगे। तो देखिए जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है उसकी जो प्रत्येक साइकिल होती है ना, वो 2 या 2 से अधिक स्ट्रोक से मिलकर बनी होती है। और प्रत्येक स्ट्रोक में जो ऊर्जा का मान होता है वो समान नहीं होता है। अब 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें या 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें, इसमें एक ही पावर स्ट्रोक होता है। और ये क्या करता है, जिसमें इंजन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसके द्वारा। अब शेष स्ट्रोक हैं उसको क्या करेंगे, उसको हम अलग से पावर देंगे, यानी कि एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, तो ये याद रखना है। अब देखिए ऊर्जा का मान समान ना होने के कारण क्या होगा, उसमें जो उत्पन्न रोटरी मोमेंट है वो समान नहीं होगा और उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिसके कारण इंजन की गति भी निरंतर असमान बनी रहेगी। और इन उतार चढ़ाव को कम करने के लिए हम फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। उसी को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, फ्लाई व्हील का हमें यूज किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लाई व्हील का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं। देखिए गति यानी कि फ्लाई व्हील में रोटरी मूवमेंट को अवशोषित और प्रदान करने का गुण पहिए के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ही होता है। देखिए पहिए का गुण पहिए के जड़त्व आघूर्ण बढ़ने के साथ ही बढ़ता है। देखिए तो इसके सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखिए अगर मान लीजिए किसी भी व्हील का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो निहित ऊर्जा जो होगी व्हील में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होगी। और ये हमारा समझ सकते हैं कि एनर्जी जो होगी ओमेगा स्क्वायर के समानुपाती होगी। इस प्रकार जब गतिपाल पहिए में ऊर्जा संचरित की जाएगी तो उसका कोणीय वेग का मान बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप पहिया तीव्र गति से घूमेगा। और देखिए जब फ्लाई व्हील से ऊर्जा मतलब खपत होगी तो फ्लाई व्हील का जो कोणीय वेग होगा वो उसका मान घटेगा और पहिया की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो जाएगी। इसके अनुप्रयोग की अगर बात करें तो मशीन के प्रति चक्र में गति में उतार चढ़ाव को कम करना, जबकि मशीन पर लोड का नियत मतलब कांस्टेंट हो, प्रति चक्र घुमाव गुण का मान बदलता हो। आप जैसे आप देख सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन का फ्लाई व्हील। दूसरा है मशीन के प्रति चक्र में गति में क्या हो, उतार चढ़ाव को कम करना, जबकि मशीन पर भार का मान जब हो अस्थिर हो, ठीक है, मतलब कांस्टेंट ना हो। तथा प्रति चक्र घुमाव गुण का मान क्या है, कांस्टेंट हो, ये याद रखना है यहाँ पर। और तो जैसे पंचिंग मशीन हो गया, रिवेटिंग मशीन हो गया, क्रशिंग हो गया, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। डिस्क टाइप होता है और रिम टाइप होता है। तो इसमें देखिए उतार चढ़ाव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एनर्जी होती है, वो होती है π²/900 m², ठीक है, और NFN, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके कॉफिशिएंट की बात कर लेते हैं। जो उतार चढ़ाव है, फ्लैक्चुएशन जो होता है, उसके हम कॉफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉफिशिएंट इसका क्या होता है, इसे हम CS या C से डिनोट करते हैं। और गति में जो फ्लैक्चुएशन होता है और जो एवरेज मोशन होता है, इसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, फ्लैक्चुएशन कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक व गति उतार चढ़ाव गुणांक में जो संबंध होता है या गतिपाल पहिए की औसत गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 2Em इंटू CS होती है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे 2Em इंटू CS की वैल्यू यहाँ पर CS/CE हो जाएगी। पंचिंग मशीनों में इसका क्या यूज है, इसको बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचिंग मशीन में। तो देखिए पंचिंग मशीन में आखिर इसका यूज क्या है। तो पंचिंग मशीनों में रिवेटिंग में प्रेस मशीन और जो क्रशिंग
क्रशर मशीन होती हैं, मुख्य क्रियाएं रुक रुक कर और निश्चित समय पर ही चलती हैं, जबकि मोटर उसमें लगा होता है और नियमित गति से उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन मशीनों में गतिपाल पहिया का प्रयोग मोटर द्वारा प्रदत्त की जाने वाली ऊर्जा को एक समय एकत्र कर लिया जाता है। जब पंचिंग या सीयरिंग मशीन मतलब सीयरिंग क्रियाएं ना हो रही हों, तब ये क्या होती हैं, क्रियाएं कर रही होती हैं। जो ऊर्जा एकत्र हो वो अवमुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वास्तविक पंचिंग और सीयरिंग प्रक्रिया के दौरान बिना गतिपाल पहिया लगाए जितनी शक्ति की मोटर चाहिए होगी और उससे कम शक्ति का मोटर प्रयोग कर इन क्रियाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन कर सकते हैं। पंचिंग क्रिया के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो पंच पर औसत बल और चली गई दूरी के बराबर होती है। कैम फॉलोअर बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। नेक्स्ट कैम फॉलोअर, ठीक है। 6 नंबर चैप्टर आपका आ गया है कैम फॉलोअर। अभी आपके 3 चैप्टर बचे हुए समझ लीजिए। ये वाला छठा कैम फॉलोअर अब आपका है, 7वां आपका बैलेंसिंग है, 8वां आपका वाइब्रेशन है। अभी 3 चैप्टर बचे हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स देखे जाकर, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है। जाकर सबसे पहले क्या करेंगे, ट्विटर अकाउंट पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ट्विटर अकाउंट पर जो स्टूडेंट देखे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए आखिर कैम फॉलोअर क्या होता है। कैम फॉलोअर जो है ये एक सिंपल मैकेनिज्म होता है जो एक निश्चित प्रकार के मोशंस को दूसरी निश्चित प्रकार के मोशन में कन्वर्ट कर देता है। कैम फॉलोअर मैकेनिज्म में मुख्य रूप से 3 लिंक्स होते हैं, कैम फॉलोअर एंड फ्रेम। कैम फॉलोअर एंड फ्रेम, जो कैम और यहाँ पर देखिए कैम एंड फ्रेम जो है ना, ये क्या करती हैं, टर्निंग पेयर एंड स्लाइडिंग पेयर बनाती है। ये दोनों टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर बनाती है। और कैम और फॉलोअर की बात करें तो ये स्लाइडिंग पेयर और रोलिंग पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। इसके अनुप्रयोग क्या है तो देखिए, कैम फॉलोअर मैकेनिज्म की डिज़ाइन सरल होने के कारण इनके प्रयोग से मशीनें सरल व आकार में छोटी हो जाती हैं। इसका प्रयोग आईसी इंजन में, छपाई की मशीनों में और स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड मशीन जो होती है उसमें किया जाता है। कैम के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रेडियल या डिस्क कैम, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉलोअर आपके देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 बेसिस पर ये मतलब टाइप के डिवाइड होते हैं। आपका गति के आधार पर, संपर्क सतह के आधार पर और गति के पथ के आधार पर। गति के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं, आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन और आपका ऑसिलेशन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संपर्क सतह के आधार पर। तो ये देखिए क्या होती हैं, 4 टाइप्स की आपकी होती हैं। देखिए झूठदार हो जाएगा, रोलर हो जाएगा, चपटा मुख और गोल मुख, ठीक है। गति के पथ के आधार पर ये रेडियल होती हैं और ऑफसेट फॉलोअर होती हैं। परिभाषाएं इनसे कुछ संबंधित हैं, जैसे आधारवत या न्यूनतम अर्धव्यास हो गया, तो वह न्यूनतम व्यास जो क्या होता है जिससे कैम प्रोफाइल पर खींचा जा सकता है उसे बोलते हैं आधारवत। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो ओडी है ये ओए के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको आधारवृत्त ही है, इसको देखना है। नेक्स्ट है उत्थान या चढ़ाव या स्ट्रोक थ्रो क्या होता है। कैम के देखिए कैम के उठान कोण घूमने के अंतर्गत कैम द्वारा प्राप्त फॉलोअर की अधिकतम ऊंचाई स्ट्रोक थ्रो या उत्थान कहलाती है। उठान कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एसेंट क्या होता है, एंगल ऑफ डिसेंट क्या होता है, एंगल ऑफ ड्यूअल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ एसेंट क्या होता है, कैम फॉलोअर को न्यूनतम ऊंचाई से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने में कैम द्वारा घुमा गया कोण एंगल ऑफ एसेंट कहलाता है। एंगल ऑफ डिसेंट क्या होता है, कैम फॉलोअर को अधिकतम ऊंचाई से न्यूनतम ऊंचाई तक पहुंचाने में कैम द्वारा घुमा गया कोण एंगल ऑफ डिसेंट कहलाता है। विश्राम यानी कि एंगल ऑफ ड्यूअल क्या कहलाता है, फॉलोअर की अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में कैम द्वारा घुमा हुआ कोण विश्राम कोण कहलाता है, ठीक है। ये आप देख लेंगे θ1 θ2 θ3 से इसको क्रमशः डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्रिया कोण, ठीक है। एंगल ऑफ रिएक्शन, एंगल ऑफ एक्शन क्या है, फॉलोअर की न्यूनतम ऊंचाई की स्थिति में कैम द्वारा घुमा गया कोण एंगल ऑफ एक्शन कहलाता है। θ4 से इसको डिनोट करते हैं। प्रेशर एंगल देखिए यहाँ पर आ गया फिर से, फॉलोअर की गति की दिशा और पिच प्रोफाइल पर लंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए प्रेशर एंगल,
ट्रेस पॉइंट क्या होता है, तो ये क्या है जिसका उपयोग क्या करते हैं कैम प्रोफाइल या कैम वक्र बनाने में होता है, या एक झुर्रीदार फॉलोअर के लिए एज और रोलर फॉलोअर के लिए रोलर का केंद्र ट्रेस पॉइंट कहलाता है। ठीक है। पिच पॉइंट क्या होता है, पिच वक्र पर वह बिंदु जिस पर दाब कोण अधिकतम होता है पिच पॉइंट कहलाता है। पिच वृत्त यानी सर्किल क्या होता है, कैम केंद्र व पिच पॉइंट की दूरी को त्रिज्या मानकर कैम केंद्र पर खींचा गया पिच वृत्त कहलाता है। प्राइम वृत्त क्या है, वह न्यूनतम वृत्त जिसका केंद्र कैम केंद्र हो और वृत्त क्या हो पिच वक्र पर स्पर्शी हो, वो हमारा प्राइम कहलाता है, प्राइम सर्किल। देखिए यहाँ पर झुर्रीदार फॉलोअर पर वह चपटा फेस फॉलोअर की स्थिति में प्राइम सर्कल और जो बेस सर्कल होगा एक ही होता है। रोलर फॉलोअर की स्थिति में प्राइम सर्किल आधार सर्किल यानी कि बेस सर्किल से बड़ा होता है। फॉलोअर की गति के प्रकार, तो देखिए फॉलोअर की अगर हम बात करें किस प्रकार से कितने टाइप्स की ये मोशंस करते हैं, फॉलोअर की गति के प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए कई टाइप्स के आपके होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फॉलोअर होता है वो आपके वेरियस टाइप्स के मोशंस को परफॉर्म करता है, जैसे एसएचएम हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन मोशन हो गया, सिलेंड्रिकल या साइन एक्सीलरेशन मोशन करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसएचएम। एसएचएम की बात करें तो देखिए y बराबर एस अपॉन 2 1 माइनस कॉस पाई अपॉन अल्फा ओमेगा टी। v बराबर अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो इसमें क्या हो जाएगा एस अपॉन 2 ओमेगा पाई अपॉन अल्फा साइन पाई थीटा अपॉन अल्फा। एफ निकालेंगे तो एस बाई 2 पाई ओमेगा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर कॉस पाई ओमेगा टी अपॉन अल्फा। ठीक है, ये फार्मूले याद रखने। देखिए नेक्स्ट है समान त्वरण की दशा में कैम प्रोफाइल, तो 1/2 एफ टी स्क्वायर हो जाएगा। विस्थापन आरेख, वेग आरेख, त्वरण आरेख इसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए समान वेग की दिशा में कैम प्रोफाइल क्रैंक प्रोफाइल क्या किस प्रकार से मतलब पॉइंट है इसके देख लेंगे। समान वेग की दशा में विस्थापन आरेख एक नत रेखा पर होती है। एक समान वेग की स्थिति में वेग आरेख क्षैतिज सीधी क्षैतिज रेखाएं होंगी जो उत्थान के समय धनात्मक वेग और देखिए और क्या होगी यहाँ पर देखिए उतार के समय क्या होंगी ऋणात्मक वेग को दर्शाती हैं। तो ये आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका बैलेंसिंग। बैलेंसिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले देखिए आपको अब 2 चैप्टर बचे हुए हैं लास्ट के। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक भी क्या है ट्विटर अकाउंट पर नहीं जुड़े हैं वो जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और अभी आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग आखिर क्या है, तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटी मोशन करते समय निकायों में प्रायः बलों के असंतुलन। अब देखिए कोई भी पार्ट से मतलब तो एक प्रकार से कोई भी सिस्टम है तो उसमें जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा और रोटरी मोशन होगा तो क्या होगी वो अनबैलेंसिंग की पोजीशन में हो जाएगी। तो अनबैलेंसिंग को हमको हटाने के लिए हम बैलेंसिंग व्यवस्था का यूज करते हैं, ये यहाँ पर समझना है। ठीक है, देखिए इसके सोर्स क्या क्या हैं अनबैलेंसिंग के। किसी भी निकाय में देखिए इन असंतुलित बलों के उपजने का कारण उसमें पाए जाने स्टैटिक एंड इनर्शिया फोर्स का असंतुलन में पाया जाना है। अब देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं आपका स्टैटिक इनर्शिया। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरणों जैसे आपका स्प्रिंग के दबाव से उत्पन्न धक्का हो गया और आपका चुंबकीय कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के कारण उपजे बल हो गए। ये क्या है किसी क्रियाकारी तरल में उपजा दाब हो गया के फलस्वरूप प्रथम चालकों में क्या है स्टैटिक फोर्स की उत्पत्ति हो जाती है। ये बल यदि आपस में संतुलन में नहीं है तो अवशेष असंतुलित बल तथा उनसे उपजे असंतुलित बल आघूर्ण असंतुलन की स्थिति उपजाते हैं। प्रथम चालकों के अंगों में त्वरण है, इन त्वरणों के फलस्वरूप त्वरण बलों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यदि विभिन्न अंगों में उपजे जड़त्व बल आपस में संतुलित नहीं है तो इन असंतुलित जड़त्व बलों एवं उनसे उपजे असंतुलित बल आघूर्ण निकाय में असंतुलन की स्थिति उपजाते हैं। इसके आप दुष्प्रभाव क्या है, असंतुलन से आखिर क्या क्या प्रभाव घटित हो सकता है, क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो देखिए अंगों में अनावश्यक कंपन हो सकता है, शोर आते जब क्या होगा असंतुलित होगा
तो शोर भी मतलब आएगा। जैसे कोई भी मशीन है असंतुलित में, अनबैलेंसिंग में है, तो शोर मतलब साउंड जनरेट होगा, वाइब्रेशन जनरेट होगा। असंतुलित बलों के प्रभाव में अंगों का अपनी जगह से हट जाना, हट भी सकता है, ठीक है, टूट भी सकता है, टूट फूट हो सकती है। विभिन्न सपोर्टेड एलिमेंट्स जैसे आपके बियरिंग हो गया, फ्रेम हो गया, फंडामेंटल्स हो गया, ये क्या है, बियरिंग मतलब जिससे बियरिंग जैसे अंगों की आयु घटती है, बियरिंग की आयु घट जाएगी, लाइफ पीरियड जो है वो कम हो जाता है इन लोगों इनसे, ठीक है। असंतुलित बलों के प्रभाव में अंगों की स्थिति में अन्यथा बदलाव के कारण संबंधित मशीनों से त्रुटिपूर्ण उत्पादन प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, जो प्रोडक्शन होता है वो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। हिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है मेजरिंग भी कम मतलब एक प्रकार से त्रुटि हो जाएगी। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है, उसके बाद काइनेटिक बैलेंसिंग को देखेंगे। हम जानते हैं कि असंतुलित द्रव्यमानों के कारण असंतुलित जड़त्व बलों के साथ साथ असंतुलित बल आघूर्ण भी उत्पन्न होते हैं। यदि किसी निकाय में मात्र जड़त्व बलों को संतुलित किया गया है तो ऐसे संतुलन की को क्या कहते हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग कहते हैं। यदि जड़त्व बलों के संतुलन के साथ साथ आघूर्णों को भी संतुलित किया जाए तो क्या होगा, ऐसे संतुलन को गति संतुलन कहते हैं। गति संतुलन क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया। देखिए गति की अवस्था के परिवर्तन के विरोध के रूप में उपजे प्रतिक्रिया बल ही जड़त्व बल या गतिज बल कहलाते हैं। इसी कारण गतिज असंतुलन की अवस्था में पिंड पर लगने वाले सभी जड़त्व बलों के परिणामी शून्य होता है तथा उन पर कोई परिणामी बल आघूर्ण नहीं होता है, तो ये याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यदि कोई पिंड गतिक संतुलन में हो तो वह स्टैटिक संतुलन में अवश्य होगा, किंतु यदि कोई पिंड स्टैटिक संतुलन में हो तो वो आवश्यक नहीं कि गतिक संतुलन में हो, ठीक है। किसी पिंड के गतिक संतुलन का पता लगाना महत्वपूर्ण होता है। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए एक ही घूर्णन समतल में स्थित कई अनबैलेंसिंग मास का हम संतुलन देख सकते हैं, दो मेथड से निकाल सकते हैं, एनेप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। एनेप्टिकल में आपको याद रखना है दो लंबवत दिशाएं घटक होंगे, एक इनका दोनों का योग क्या होगा निकाल सकते हैं, दोनों के योग से ही। देखिए यहाँ पर सिग्मा एच हो गया सिग्मा बी, तो आर बराबर जो रिजल्टेंट होगा वो रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर हो जाएगा, और टेन यहाँ थीटा बराबर रूट सिग्मा वी हो जाएगा अपॉन सिग्मा एच से हम निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड देखिए इसी प्रकार से दिया हुआ है, एम आर का मान निकाल कर, और ये आपको वेरियस टाइप्स के क्या दिए हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर जो है, और मास और रेडियस वगैरह, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वाइब्रेशंस, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर है वाइब्रेशंस। क्या है, वाइब्रेशन कंपन, ठीक है। अब याद रखेंगे यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स देखिए अभी भी नहीं ज्वाइन हो पाए जाकर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। लास्ट चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है एकदम, आपको यहाँ पर जितना भी है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, माइंडसेट हो गया होगा। एक बार अगर ना समझ में आए तो एक बार और रिपीट आप लोग कर लेंगे, ठीक है, ताकि माइंडसेट हो जाए। ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, यानी दोलन और कंपनी गति क्या होता है। ये एक प्रकार से पीरियडिक मोशन होता है, आवर्ती गति होता है। जो देखिए आवर्ती गति मैं अभी बताऊँगा आपको क्या होता है, जो टू एंड फ्रो करते हैं, ठीक है, जो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो इधर उधर गति करते रहते हैं पिंड के। जैसे ये कोई पिंड है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कोई पिंड है और इसके इधर उधर ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो, वो हमारा होता है आवर्ती गति। तो देखिए यहाँ पर, और दोलनी गति भी, तो देखिए ये आवर्ती गति होती हैं जिसमें ये कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, रिपीटेड करता है। जैसे आप घड़ी देखें ना वो वाली, ठीक है, टू एंड फ्रो जो करती है टाइम पर, तो वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोलन गति में एक पिंड एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु या साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है। इसका क्लासिफिकेशंस की बात करें तो क्लासिफिकेशंस इसके 3 बेसिस पर होते हैं, कंपन से संबंध, बलों के आधार पर, उसमें जनरेट स्ट्रेसेस के आधार पर, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर। तो देखिए पहला होता है आपका अनडैम्प्ड, ठीक है, या नेचुरल या फ्री बोल सकते हैं। दूसरा होता है डैम्प्ड, तीसरा होता है फोर्स। देखिए कंपन के कारण जो स्ट्रेसेस की प्रकृति के आधार पर बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, टॉर्सन हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर की बात करें तो सिंगल, डबल और मल्टी, ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए अब अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस क्या होते हैं, जब क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु
को क्या है, जब जो दोलन कर सकती है, ठीक है, उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिक ही क्या करती हैं, जैसे अगर देखिए कोई भी मान लीजिए आप रस्सी में क्या करते हैं, ईंट बांध लेते हैं और उसको घुमाते हैं एक बार, और घुमाते हैं तो घूमता रहता है, ठीक है, एक बार विस्थापित करते हैं तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करने लगती है। यह आवृत्ति वस्तु के आकार, प्रत्यास्थता इत्यादि गुणों, निजी गुणों पर निर्भर करती है। इसे वस्तु की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। डैम्प्ड वाइब्रेशंस क्या होते हैं, तो देखिए डैम्प्ड वाइब्रेशंस, इसमें आयाम क्या होता है, एक ऐसा समय आ जाता है कि आयाम का जो मान होता है, एम्पलीट्यूड का जो मान होता है, ये मोटा पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, एम्पलीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी एक समय में बहुत कम हो जाएगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा लास्ट स्टेज में कि उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। एम्पलीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा जब दोलन करना, वो फिर जब जीरो हो जाएगा तो दोलन करना बंद कर देगी। तो इसी आयाम के जो यही डिके है, इसी को बोलते हैं डैम्पिंग, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है था। फोर्स वाइब्रेशंस क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, जब किसी वस्तु पर ऐसा आवर्त बल लगाते हैं जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न हो, तो प्रारंभ में वह अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने का प्रयत्न करती है, जबकि वहाँ आवर्त बल उस वस्तु पर अपनी आवृत्ति आरोपित करने का प्रयत्न करता है। अतः वस्तु तथा वहाँ बल के बीच एक प्रकार की स्पर्धा होती है, जिसमें कभी तो वस्तु का दोलन का आयाम बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। अब देखिए इसमें एम्पलीट्यूड का मान जो है, ठीक है, देखिए तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड वो बढ़ भी जाता है और कभी कभी घट भी जाता है, ठीक है, परंतु वस्तु के जो मतलब एक प्रकार से क्या है, जो अनियमित दोलन है शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, और जो बाँ फोर्स जो लगाते हैं ना वही बचता है केवल, तो वो उससे गति कर मतलब एक प्रकार से दोलन करने लगती है, तो इसी को बोलते हैं फोर्स्ड मतलब वाइब्रेशंस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस क्या होता है, यदि कंपन में पिंड की गति उस पिंड के अक्ष के समांतर एक लीनियर पोजीशन में क्या होती है, लीनियर में मतलब कंपन करती, तो उससे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ट्रांसवर्स, तो यदि कंपन गति की दिशा पिंड के अक्ष के अनुप्रस्थ हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे कंपनों के फलस्वरूप उसमें नमन प्रतिबल यानी कि जो नमन प्रतिबल है, संपीड़न और तनाव उत्पन्न हो, तो ऐसे कंपनों को कहते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। वाइब्रेशन, टॉर्सन वाइब्रेशंस क्या होते हैं, यदि कंपन पिंड के अक्ष के परितः वृत्तीय चापों पर साम्य स्थिति से प्रवाम व दक्षिणम प्रदक्षिण दिशा में क्या हो बारी बारी से होते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्सन वाइब्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है देखिए क्या होती है, इसको भी बताएंगे। तो 6 दिशाओं में ये संभव होती है जो स्वतंत्र पिंड होता है। पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखीय गति, वाई अक्ष के समांतर रेखीय गति, जेड अक्ष के समांतर गति, एक्स अक्ष के परितः घूर्णन गति, वाई अक्ष के परितः घूर्णन गति, जेड अक्ष के परितः घूर्णन गति। और देखिए यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैंने बताया था आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो देखिए एक प्रकार से जो मैंने आपको बताया था बर्ड वाला, ठीक है, बर्ड वाला। अब देखिए बर्ड में मैंने जो जायरोस्कोप बताया था ना, स्वतंत्र होती है, वो क्या करती है, तो ये आप डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ सकते हैं। कोई बर्ड है तो क्या करेगी, जो मतलब या तो आप चल रहे हैं, आप जितनी पोजीशन में आप चल सकते हैं, जितनी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं, वही आपकी डिग्री, उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए किसी पिंड की गति की सभी संभावित दशाओं की संख्या ही पिंड की स्वतंत्र संख्या या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। रेले की सन्निकटन विधि क्या होती है, इससे हम जो SHM है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अनेक बिंदु भारों के कारण कंपन हेतु डंकरले सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ए भी हमारा कोई शाफ्ट है जिसकी लंबाई L है, जिस पर हमारा कुछ लोड लगे हुए हैं। अब ये क्या है, इसके कारण जो हमारी स्टैटिक डिफॉर्मेशन है वो ये है, और यूडियल मान गया है यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक कार्ड पर जो विक्षेप होगा ये आप यहाँ से नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सॉफ्ट की क्रांतिक चाल क्रिटिकल स्पीड क्या होगी ये आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रिटिकल या व्हीलरिंग या देखिए विपिंग चाल सॉफ्ट की वह चाल है जिस पर उसके अनुप्रस्थ विक्षेप असंयमित रूप से बढ़ जाते हैं, ठीक है। अवमंदन फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं इसी को, या डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं।
तो देखिए ये क्या होता है हमारा, तो देखिए जो C/2m² 2m का होल स्क्वायर और C/m का अनुपात निकाय में अवमंदन की कोटि को दर्शाता है। इसके वर्गमूल को अगर हम निकालें तो वही हमारा डैम्पिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए तो इसी को हम डैम्पिंग रेशियो कहते हैं। अब जब हमारा इसको हम देखें क्या इससे डिनोट करते हैं, इसमें जब हमारी वैल्यू 1 होगी तो ये अवमंदन क्रांतिक होगा। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से तो हमारा क्या होगा, 1 के बराबर होगी तो क्रांतिक होगा। 1 के से ज़्यादा होगी तो ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, यानी लार्ज डैम्प्ड भी बोल सकते हैं। कम होगा तो स्मॉल डैम्प्ड बोल सकते हैं। 0 होगा तो हमारा अनडैम्प्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आधार उत्तेजन निकाय। तो गतिमान वाहनों में सीट, बॉडी, इंजन आदि क्या होते हैं, चेंचिस पर ही सपोर्टेड होते हैं, कसे हो जाते हैं। ठीक है, कसे होते हैं। इन वाहनों की गति की स्थिति में चेंचिस के कंपन वाहन के अन्य भागों के कारण कंपनों के कारण बनते हैं। ऐसे कंपित निकायों को आधार उत्तेजन निकाय या इसी को बेस एक्सीटेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए 3 धागों से लटका हुआ जो पिंड होगा उसकी वैल्यू यहाँ से 1/2π√gr² हो जाएगी। के यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा r/2π/fm√g/l हो जाएगी। कंपनों की अगर हम ट्रांसमिबिलिटी निकालें तो हमारा क्या होता है ये, तो देखिए असंतुलित द्रव्यमानों के कारण किसी मशीन में अनावश्यक कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन मशीन के आधार में भी पारित हो जाते हैं। यही कंपनों की पारगम्यता कहलाती है। ये अवांछित होता है, अनडिजायर्ड होता है। ठीक है, देखिए अब वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या होता है, कंपन पृथक्करण। जिसको कंपन को हम पृथक कर सकते हैं वही हमारा कंपन पृथक्करण। देखिए हम जानते हैं असंतुलित द्रव्यमानों की उपस्थिति के कारण मशीनों अवांछित कंपन उपजते हैं, जो उनके आधारों में भी पारित ट्रांसमिट हो जाते हैं। कंपनों को आधार में पारित होने से रोकने को ही क्या कहते हैं, कंपन पृथक्करण कहते हैं। कंपन पृथक्करण के लिए मशीनों को सीधे उनके आधार पर नहीं बांधते हैं। ठीक है, अपितु उनके बीच पृथककारी पदार्थों जैसे डैम्पर हो गया, कंपन शोषक हो गया आदि को लगा दिया जाता है। मशीनों में जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके कौन कौन से कारण हैं ये बताना है। तो 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं। देखिए जैसे इसमें क्या है, मशीनों में असमान डेंसिटी हो गया, दोषपूर्ण प्रक्रिया हो गई, दोषपूर्ण असेंबली हो गई, किसी अन्य कारण से मशीन में असंतुलित द्रव्यमानों की उपस्थिति, इस कारण से वाइब्रेशन जनरेट होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन वाले पिंडों के कारण ये जनरेट होता है। और देखिए शाफ्टों या स्पिंडलों पर स्थित भारों के गुरुत्व केंद्र उनके अक्षों पर स्थित ना होने की दशा में ये अनबैलेंसिंग होती है। और वाइब्रेशन देखिए प्रेसों और हैमरों में भारी भारों के आघात की स्थिति में उत्पन्न बल, मशीन के स्क्रू नट बोल्ट का ढीला होने में ये हमारा हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। मशीन का डिजाइनिंग गति से ज़्यादा ऊंची गति पर चालन। ठीक है, स्नेहक का उचित स्तर ना होना, मशीन के बगल में स्थित कोई अन्य मशीन जो पावर को जो ट्रांसमिशन कम वाइब्रेशन करती है, इससे हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो देखिए कंपनों में क्या होती है, मशीन को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग व्यर्थ हो जाता है। और देखिए इससे शोर यानी कि साउंडिंग स्तर इंक्रीज हो जाता है और ध्वनि प्रदूषण का कारण बन जाता है। और देखिए वातावरण कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं रहता ये। मापन यंत्रों द्वारा यथार्थ माप लेने में परेशानी होती है। बार बार जब वाइब्रेशन करेगा तो मीजर जल्दी सही से नहीं हो पाएगा। मशीन के स्क्रू नट ढीले हो जाते हैं और दुर्घटना कारण बन जाता है। कंपनों के नींवों में पारित होने वाले जो अगल बगल स्थित मशीनों में भी कंपन पारित हो जाते हैं। मशीनों को भागों में अतिरिक्त प्रतिबल उपजने के कारण उनमें टूट फूट बढ़ जाती है और जो उनके पुर्जे हैं जैसे बियरिंग हो गया, पुर्जे इनके ख़राब हो जाते हैं, उनकी टाइम पीरियड भी कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इनको कम कैसे कर सकते हैं, मशीनों में अवांछित कंपनों को कम करना। तो देखिए मशीनों में उत्पन्न अवांछित कंपनों को पूर्णतः समाप्त करना कठिन होता है, किंतु इन्हें एक व्यावहारिक स्तर तक कम किया जा सकता है। देखिए कोई भी चीज़ हो उसको ख़त्म एकदम से नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। कुछ उपाय हैं, जैसे मशीन में सभी असंतुलित द्रव्यमानों को संतुलित किया जाना चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या है, कंपन करने वाले अंगों के साथ प्रतिभारों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिभारों में उत्पन्न कंपन पहले के कंपन के विरोधी दशा में होते हैं, इस कारण परिणामी कंपन हो जाते हैं। मशीन के ढीले अंगों को भली भांति कस देना चाहिए। मशीनों को उनके आधारों से सीधा ना जोड़कर बीच में कंपन शोषक स्प्रिंगों जैसे रबड़ हो गया, पैड हो गया, रबड़
स्प्रिंग हो गया, डैश हो गया, डैश पार्ट हो गया जैसे पृथककारी पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इस नियंत्रण को उचित स्तर तक बनाए रखना चाहिए। मशीनों को अभिकलित गति से अधिक गति पर नहीं चलाना चाहिए। ध्वनिकता का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, जो भी इंजीनियरिंग में हम साउंड की स्टडी, साउंड के प्रॉपर्टीज़ की अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम एकॉस्टिक्स बोलते हैं, ध्वनिकता बोलते हैं। ठीक है। अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ध्वनिकता में सामान्यतः शोर हो गया यानी कि नॉइज़ हो गया, नॉइज़ के प्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शंस, टेस्टिंग, इससे बचाव की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, इसमें कुछ आधारभूत प्रिंसिपल हैं, जैसे आपका वेव एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हो गया, वेवलेंथ हो गया, एकॉस्टिक प्रेशर हो गया, एकॉस्टिक पार्टिकल वेलोसिटी हो गया, एकॉस्टिक आइडेंटिटी हो गया, डेसिबल लेवल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखिए, ध्वनिकता तीव्रता स्तर को डीबी में निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। L = 10 log 10। यहाँ पर देखिए ध्वनि तीव्रता और संदर्भ ध्वनि तीव्रता हो जाएगी। ध्वनि क्षेत्र विशिष्टीकरण क्या होगा? तो देखिए, मतलब ध्वनि क्षेत्र को विभिन्न विशिष्टताओं के आधार पर परिभाषित करना ही ये हमारा विशिष्टीकरण कहलाता है। ठीक है। ध्वनि क्षेत्र विशिष्टीकरण, इसके कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। देखिए, जैसे हो गया फ्री फील्ड हो गया, नियर फील्ड हो गया, फार फील्ड हो गया, डायरेक्ट फील्ड हो गया, रिवर्टमेंट फील्ड हो गया, एक्टिव फील्ड हो गया, डिफ्यूज हो गया, रिएक्टिव फील्ड हो गया। ठीक है। शोर नियंत्रण के सिद्धांत क्या है कंट्रोलिंग के? तो रिसीवर हो गया, सोर्स हो गया, पाथ हो गया। शोर नियंत्रण निकाय का मुख्य उद्देश्य ग्राही को प्राप्त होने वाले शोर के स्तर को कम करना। ठीक है, ताकि उसके पास ना पहुंच पाए। इस स्रोत या पथ या ग्राही में किसी एक में सुधार करके इनमें से किसी दो अथवा तीनों में सुधार करके किया जाता है। ठीक है। शोर नियंत्रण पदार्थ जैसे आपका एब्जॉर्बर हो गया, बैरियर्स हो गया, डैम्पर हो गया, साइलेंसर्स हो गया। साइलेंसर आपके देखिए, यहाँ पर देखिए एब्जॉर्बर क्या है, ये आपके कुछ हैं देखिए 3, जैसे फाइब्रोस हो गया, ठीक है, इसोनेंस हो गया, मेम्ब्रेन्स हो गया ये। नेक्स्ट है डैम्पर। डैम्पर आपके देखिए 2 सिस्टम्स के जो यूज किए जाते हैं, फ्री लेयर डैम्पिंग हो गया और कांस्टेंट लेयर डैम्पिंग हो गया। साइलेंसर 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका रिएक्टिव, एब्जॉर्बिव और कॉम्बिनेशन। सक्रिय ध्वनि नियंत्रण क्या होता है? देखिए यहाँ पर सक्रिय ध्वनि नियंत्रण विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें अवांछित ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण समान आयाम के 180 कालांतर वाले तरंगों से करवाया जाता है। इसके फलस्वरूप अवांछित ध्वनि तरंग का नाश हो जाता है। इस पद्धति का प्रयोग शोर निःशस्त्रीकरण, हेडसेटों, ट्रांसफार्मर, मतलब शांतिकरण निकायों तथा आंतरिक जो शोर होता है उनको न्यूनीकरण करने में किया जाता है। सक्रिय कंपन नियंत्रण निकाय क्या होता है? देखिए, सक्रिय कंपन नियंत्रण निकाय का सिद्धांत भी सक्रिय ध्वनि नियंत्रण का निकाय के ही समान होता है तथा इनके तत्व, उपकरण तथा नियंत्रण सॉफ्टवेयर ही संरचनाएं में समान होती हैं। सक्रिय शोर तथा कंपन नियंत्रण प्रणाली के लाभ क्या क्या हैं? तो देखिए, जैसे आपका वाहन चालक और यात्रियों की यात्रा को सुखद बनाता है, मशीन के निष्पादन स्तर में सुधार करता है, मशीन की आयु बढ़ाता है। सक्रिय शोर तथा कंपन नियंत्रण प्रणालियों की सीमाएं क्या हैं? ऐसी प्रणालियों को बहुत सावधानीपूर्वक अत्यधिक अनुसंधान के साथ बनाया जाना चाहिए। नियंत्रण प्रणाली में खराबी की स्थिति में व्यतिकरण संपोषी हो सकता है तथा शोर और कंपन का स्तर घटने के स्थान पर बढ़ जाता है। सक्रिय शोर तथा कंपन नियंत्रण प्रणालियों के प्रयोग से मशीन की लागत बढ़ जाती है। ठीक है। कॉस्ट यहाँ पर क्या होती है? देखिए, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो देखिए पूरा का पूरा देखिए पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और एक ही क्लास में आपको सारा कुछ एकदम देखिए प्रोवाइड कर दिया गया। बहुत ही कम समय में आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर बता दिया गया है, जिससे आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, बस आपको क्या करना है, आपको भी एकदम एक काम करना है कि जाकर जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं एकदम भूलना नहीं है। ठीक है। ट्विटर अकाउंट पर जाकर सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन हो जाना है। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स को जाकर ज्वाइन हो जाना है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका एज अ PDF फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ देखिए, जो स्टूडेंट्स क्या हैं भविष्य का JEE चैनल पर नहीं ज्वाइन है जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। इसी प्रकार से वहाँ भी क्लासेज एकदम चल रही हैं प्रॉपर वे में। जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स उनके लिए कंपलसरी है। ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।